किसी भी बिजनेस अच्छे स्टॉक्स को खरीदने के लिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए, ढूंढने के लिए, उसका टेक्निकल इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है? कि किसी भी अच्छे स्टॉक्स को पिक करने के लिए टेक्निकल इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है? बिजनेस। जी सर। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टेक्निकल जो है, टेक्निकल वो बिजनेस का आउटपुट है। अच्छा बिजनेस होगा तो उसके टेक्निकल चार्ट्स अच्छे ही होंगे। टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना बिजनेस को देखे टेक्निकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेक्निकली तो आपको ढेर सारे चार्ट्स ब्रेकआउट देते होंगे, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बिजनेस को क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? हम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं, बताओ। हम किसी कंपनी में, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, फिर तो आप एफडी में या बॉन्ड में डाल दो, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा डाल दो, या गोल्ड खरीद लो। सिक्योरिटी तो मतलब बहुत सारी और भी इंस्ट्रूमेंट है ना उसके लिए। तो हम अच्छे कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सर ताकि हम उसके पार्टनर मिल सके। ताकि हम उसके पार्टनर बन सके, और फॉर बेटर रिटर्न्स, बिकॉज अगर एफडीज है तो इन्फ्लेशन भी अराउंड सेम ही, बट अच्छी कंपनीज में एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न्स ज्यादा है, तो इट वुड बी कि मेरे पास अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन भी कुछ मेरे हैंड में भी कुछ बचेगा अपनी ग्रोथ के लिए सर। हम डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? इसका सिंपल आंसर आपके लिए ये होना चाहिए, क्योंकि हम वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम वो बिजनेस कर नहीं पा रहे। बताओ, यस और नो? समझ में आया क्या? यस यस सर। ओके सर। एक ऐसी कंपनी जो मैकडोनल्ड्स चलाती है, राइट? क्या हम कल कल अपने एक नया मैकडोनल्ड्स खोल सकते हैं क्या? नहीं, राइट? तो हम ये बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। हमको पता है कि हमारा लिमिटेशन क्या है, तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम करना चाहते हैं ये बिजनेस, क्योंकि हमें बिजनेस अच्छा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देंगे। डायरेक्ट हमें कंपनीज में इन्वेस्ट इसीलिए करना है क्योंकि हमें वो धंधा अच्छा, बिजनेस अच्छा लग रहा है। अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो मुझे वो बिजनेस करना है, मैं सच में वो बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सुनिएगा बात, इसमें बहुत फर्क है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान इंडस्ट्री है, हमारे चैनल पे उसका वीडियो है। कितने लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं चैनल के? सच में देखते हैं तो हैंड रेस करिएगा, कितने लोग देखते हैं रेगुलर वीडियोस? आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है? जाके सर्च मत करना, आज कौन सा वीडियो अपलोड हुआ अभी? आइडिया फोर्स। आइडिया फोर्ज का वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, करेक्ट, सही बात है। तो जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है। मान इंडस्ट्री जो है क्या काम करता है, किसको याद है? पाइप का काम करता है सर। पाइप बनाता है, ठीक है। हाँ पाइप जी। बनाना तो बहुत सारी कंपनी है पाइप वाले, तो कितनी हाँ, तो ये क्या, ये अलग क्या करता है ये? या हाई प्रिसीजन टाइप के पाइप बनाता है जो कि हाइड्रोजन गैस और करेक्ट, इनमें काम आता है सर। करेक्ट। तो कैलाश जी बहुत बढ़िया आंसर दिया है। हाइड्रोजन पाइप बनाता है, जो यस। फ्यूचर का एक एनर्जी फ्यूल बनने वाला है। हाइड्रोजन पाइप्स के राइट्स इसने ऑलरेडी ले लिए, इसके पास राइट्स है हाइड्रोजन पाइप बनाने के लिए, मतलब जो पेटेंट है, राइट्स मतलब पेटेंट उसने ऑलरेडी फाइल कर लिया। समझो आप, फ्यूचर का फ्यूल होने वाला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल बनेगा तो वो ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना एक जगह दूसरी जगह पर। तो उन पाइप्स को ये बनाता है मान इंडस्ट्री, और अभी भी उसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है पाइप्स का। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाके वो मान इंडस्ट्री बाय कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सिस कैट्स क्या करता है, कोई अगर हमारा स्टूडेंट तो पता होगा। ये वीडियो हमने डाला नहीं है यूट्यूब पर, लेकिन ये लेक्चर जरूर लिया है। एक्सिस कैट्स डिफेंस के अंदर की इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स, सोचिए, जो रॉकेट्स में, मिसाइल्स में, एयरक्राफ्ट में या शिप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं अंदर के रडार सिस्टम, वो सब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बनाता है एक्सिस कैट्स। ये हम और आप मिलकर नहीं कर सकते। जीआरएसी क्या करता है, शिप बिल्डिंग करता है। कल जाकर हम और आप शिप बिल्डिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो हो सकता है शायद परमिशन लेने में 10 साल निकल जाएंगे अपने, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो हम उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस बिजनेस को हम खुद चलाना चाहते हैं, जिस कंपनी का बिजनेस धंधा हमें पसंद है। अभी ब्रेकआउट अच्छा है, बहुत भागा करनेक्स। कवच सिस्टम बनाता है सर ये। करेक्ट, करनेक्स क्या करता है, कवच बनाता है। दो ट्रेन आपस में टकरा ना जाए। अभी पिछले 5 साल में कितने सारे हादसे देखे हमने, देखे ना, बहुत सारे ट्रेन के हादसे देखे। तो दो ट्रेन आपस में टकराए नहीं, इसलिए कवच सिस्टम होता है। करनेक्स के पास नया लेटेस्ट कवच 4.0 उसका अप्रूवल है, और इसके पास 2000 करोड़ के ऑर्डर है कवच बनाने के लिए। लेकिन ये सारे स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं, पहले बता रहा हूँ, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में रिस्क यही होता है कि आज इसके पास ऑर्डर है, हो सकता है कि 2 महीने बाद इसके ऑर्डर चले जाए, किसी और को मिल जाए। बट फिर आपके पास अपना एग्जिट प्लान होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, अपना एक एग्जिट प्लान। इज्मो क्या करता है, इज्मो इसको याद है? इज्मो हाई स्पीड वाला एक प्रिसीजन चिप बना रहा है, और ये आईआईटीएंस की कंपनी है, अभी ये स्टार्ट हुई है कुछ सालों पहले। तो हाई प्रिसीजन वाली चिप बनाता है इज्मो,
जिसमें डेटा ज्यादा फास्ट ट्रांसफर हो। STL टेक क्या काम कर रहा है? अभी वीडियो आई थी यूट्यूब पर, किसको याद है? STL टेक, ऑप्टिकल फाइबर। करेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर बनाता है ये। ऑप्टिकल फाइबर किस चीज के लिए? 5G इंटरनेट के लिए और डेटा सेंटर के लिए बनाता है। तो इंटरनेट और डेटा सेंटर की थीम इसको लगती है, किसको? स्टरलाइट टेक को। और ये डिस्कस किया था ग्रुप के अंदर, और उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये शायद यूट्यूब पे डाला था वीडियो, तो वहां से तो आज प्राइस शायद डबल हो चुका है। सिरमा क्या करता है? सिरमा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, ये EMS बिजनेस के अंदर है। EMS मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के प्रोडक्ट बनाकर देना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसा। खुद का ब्रांड नेम नहीं आता है, लेकिन ये EMS के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। KRN क्या करता है? KRN हीट एक्सचेंज करता है। इतनी सारी फैक्ट्रीज है, ठीक है, हीट एक्सचेंज का काम करता है, यानी कि कंपोनेंट मशीन्स को ठंडा रखने का काम करता है। और इतने सारे डेटा सेंटर अगर बन जाएंगे या फैक्ट्रीज बन जाएगी, तो उनको ठंडा रखने के लिए KRN हीट एक्सचेंज के बेसिकली इनके सिस्टम चाहिए, हीट एक्सचेंज सिस्टम्स, जिससे ये डेटा सेंटर्स को ठंडा रख सके। ऐसा ही एक बिजनेस है एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स लिक्विड कूलिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, किसके लिए? डेटा सेंटर के लिए। हमने उसका वीडियो डाला हुआ है, वो भी वीडियो वाले डेट से शायद 40-50% प्लस में है। B-Box क्या करता है? हॉस्पिटल की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को बनाता है, हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन करता है। देखो पीछे बहुत सारी दिख रही है ना इलेक्ट्रॉनिक चीजें, यहाँ पे ECG मशीन है, वहां पर कोई और मशीन है, तीसरी मशीन है, तो उन सबके वायर्स जोड़ना, मशीन्स को फिट करना, उनके पार्ट्स बनाना, जोड़ना, अगर कुछ खराब हो गया तो रिपेयर करना, तो उसका पूरा इंटीग्रेशन करता है B-Box, ठीक है। एक्यूटास क्या करता है? एक्यूटास ये उन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को बनाते समय जो केमिकल यूज होता है ना, वो केमिकल बना रहा है। तो वैसे ये है तो केमिकल कंपनी, लेकिन इसको भी सेमीकंडक्टर चिप के थीम इसको भी लागू पड़ती है, क्योंकि जितनी चिप्स बनेगी इंडिया में, उतना ही एक्यूटास का बिजनेस ग्रो होगा। ये वीडियो यूट्यूब पे डाला नहीं है, क्योंकि हर वीडियो यूट्यूब पे डालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कंपनी हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है, और वहां से आज शायद 1.5-2 गुना हो चुकी है, मतलब 100-150% का रिटर्न इसमें बन चुका है एक्यूटास में। स्किपर ट्रांसफॉर्मर बनाता है। तो ये सारे बिजनेस आप देखिए, ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, हमें आज से 5 साल 10 साल के आगे सोचना पड़ेगा। क्लियर? TD पावर क्या करता है? TD पावर 2 चीजें करता है। एक तो ये विंड टर्बाइन बनाता है, यानी कि जो विंड मिल आप देखते हैं ना, पवन चक्की, उसकी टर्बाइन बनाता है, और उसके लिए जनरेटर भी बनाता है, पावर जनरेटर। और ये ऐसे डीजल जनरेटर भी बनाता है जिस डीजल जनरेटर में लाइट जाने पर ब्लिंक ना आए। अगर डेटा सेंटर के लिए एक ऐसा जनरेटर बनाना हो जहां पर लाइट जाए तो डेटा सेंटर बंद ना हो जाए, तो उसके लिए ये 4-5 सेकंड का ब्लिंक टाइम नहीं चलेगा, मतलब उसके लिए 1 सेकंड का भी ब्लिंक टाइम नहीं चलेगा, बफर नहीं चाहिए वहां पर। तो बिना ब्लिंक के लाइट कॉन्स्टेंटली डेटा सेंटर को मिलती रहे, वैसे जनरेटर्स और टर्बाइंस ये कौन बनाता है? TD पावर बनाता है। तो ये भी काफी बढ़ चुका है अभी। मैं इन्वेस्ट करने के लिए एक भी कंपनी में नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कल इसका रिजल्ट अच्छा ना आए और हम परसों इसको बेच दें, राइट। तो डिस्क्लेमर फिर से बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये कंपनी कहीं ना कहीं हमें अपने ग्रुप में डिस्कस करी हुई है, या उसके वीडियोस यूट्यूब पे हमने डाले हुए हैं। लेकिन ये सारे ऐसे बिजनेस है जो आज से 4-5 साल 10 साल की आगे की सोच के साथ हमने खरीदे हुए थे। क्लियर है? ट्रेडिशनल बिजनेस खरीद कर वो रिटर्न नहीं बनेगा जो हमें स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनीज में आगे की सोच रखकर खरीदने से मिलेगा। क्लियर है? तो अगर बिजनेस खरीदना है तो ऐसा खरीदना पड़ेगा, मतलब अगर धंधा करना है, अपनी दुकान खुद रखकर उसमें बिजनेस करना है ना, तो फिर बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो वो दुकान रेंट पे दे दो, बैठो आराम से। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, रिसर्च करनी पड़ेगी, तो लगता है कि तो बहुत बोरिंग है, तो छोड़ दो, फिर दुकान रेंट पे दे दो। वहां पर भी कोई नुकसान नहीं है, वो भी अच्छा सौदा ही है। और अगर सच में धंधा करना है, यानी कि इन्वेस्टिंग करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, आपको ऐसी कंपनी सिलेक्ट करने में ध्यान देना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 महीने का एक लाइव प्रोग्राम। देखो ये हमने क्लास 4 महीने का एक लाइव क्लास लिया था पिछले साल फरवरी मार्च में, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला है, बिकॉज पिछले साल फरवरी मार्च जो टाइम था, आप जाकर देखिएगा निफ्टी के चार्ट में, देखिएगा पिछले साल फरवरी मार्च में बॉटम बना था। वहां पर जो नए स्टॉक सिलेक्ट करके उसमें जो लोगों ने इन्वेस्टिंग करी है, उनको आज अच्छा बेनिफिट पे वो लोग बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अभी भी वैसा एक टाइम चल रहा है, लेकिन उस पिछले साल के क्लास के बाद हम कोई लाइव क्लास शुरू नहीं कर पाए हैं, और मुझे नहीं पता कि आगे हम कब शुरू करेंगे। लेकिन इस साल अगले महीने से 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 2 महीने का क्लास है, 4 महीने का हम नहीं ले पाएंगे, 2 महीने का क्लास होगा। पिछले वाले 4 महीने के क्लास की जो फीस थी मैं बताता हूँ, वो 40,000 फीस थी, 40,000 रुपए फीस थी, और वो
पूरे साल की उसकी लर्निंग थी, यानी कि वो क्लास तो 4 महीने में खत्म हो गया था, 3-4 महीने में, लेकिन उसकी लर्निंग पूरे साल तक चली थी। लेकिन यानी कि हम जितनी भी कंपनीज हमें अच्छी लग रही है या बिजनेस अच्छे लग रहे हैं, वो हम अपने स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, तो उसकी लर्निंग पूरे साल के लिए थी। तो वो 4 महीने का क्लास था, ये 2 महीने का क्लास है। सो फॉर दिस 2 मंथ क्लास इसकी फीस क्या रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी, तो इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। लेकिन इस क्लास में टोटल 10 से 11 मॉड्यूल्स होंगे, तो एक बार देख लो कि इसमें क्या कंटेंट है, ठीक है। और उसके बाद आप तय करो कि आपको बिजनेस खुद करना है, क्योंकि ये काम जब आप देखेंगे तो आइडिया आएगा कि हाँ ये काम करना है कि दुकान रेंट पे देनी है, ठीक है ना। खुद काम करना है तो देखो ये काम करना पड़ेगा, नहीं करना है तो दुकान रेंट पे दे दो, दोनों ही ऑप्शन है। तो मॉड्यूल 1 में क्या होगा, सबसे पहले देखो जैसे आपने म्यूजिक की लैंग्वेज को देखा है, ठीक है, अगर म्यूजिक सीखना है ना प्रोफेशनली, तो म्यूजिक की लैंग्वेज होती है स्टाफ नोटेशन। स्टाफ नोटेशन मतलब ये म्यूजिक की लैंग्वेज है, बराबर ना। अगर हम इसको देखेंगे तो हमको कुछ नहीं आएगा इसमें। वैसे ही हम अगर आज बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते तो हमको कुछ नहीं आता, मतलब ऐसे ही लगता है कि हम म्यूजिक की लैंग्वेज देख रहे हैं, ऐसा नंबर्स बहुत सारे हैं। हाँ ऐसा दिखता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट आगे और बढ़ेगा कि नहीं ये नहीं पता होता। देखो जो हो चुका है वो बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट में अंदर है, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट पढ़कर आप स्टॉक्स नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये जो हो चुका है वो दिखा रहा है, जो होने वाला है वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस शीट के अंदर, मतलब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, असेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी, रिजर्व्स, बोरोविंग्स, सीडब्ल्यूआईपी। पीएनएल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू, इबिटा, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ सकता है किसी कंपनी का, पैट कैसे बढ़ सकता है, ईपीएस क्या होता है, ओपीएम क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखकर पहले तो हम बिना बिजनेस की आगे की कहानी पढ़कर, बिना वो कहानी पढ़कर हम तय करेंगे कि इससे एक्टिव स्टॉक पिकिंग कैसे हो। तो जो पुराने स्टूडेंट है लास्ट ईयर लाइव क्लास के, उनको पता होगा कि हम बैलेंस शीट को देखकर भी स्टॉक पिक कर सकते हैं, पीएनएल स्टेटमेंट को देखकर भी हम कुछ ऐसी स्टोरीज पिक कर सकते हैं जहां पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट थियरीज है, पीएनएल स्टेटमेंट को देखकर भी हम करते हैं, मार्जिन को देखकर भी हम स्टॉक पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे डेप्रिसिएशन एनालिसिस, इन्वेंट्री को देखकर भी हम स्टॉक पिक कर सकते हैं, क्लियर है। रिसीवेबल देखकर भी स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो वैसे ये सारी चीजों को देखकर हम कैसे एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं वो सीखेंगे, ये मॉड्यूल 1 में सीखेंगे हम, ठीक है। दिस वाज द मॉड्यूल 1। ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मास्टर क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो बिजनेस की लैंग्वेज है, जो हो चुका है वो इस भाषा में लिखा हुआ है, हमें ये लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। सेकंड मॉड्यूल क्या आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो रेशियो एनालिसिस होगा इस मॉड्यूल में। तो मार्जिन के जितने भी रेशियोज है, ठीक है, मार्जिन रेशियोज, रिटर्न्स रेशियो, ग्रोथ रेशियोज, ये हम रेशियो सीखेंगे और हम रेशियो को तोड़कर सीखते हैं। लास्ट ईयर बैच को पता होगा कि रेशियो को हमने तोड़कर सीखा है। मतलब अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि ये ग्रोथ रेशियो के अंदर लेट से, या रिटर्न रेशियो के अंदर मान लो यहाँ पर एक रेशियो है आरओसीई, तो बिजनेस का आरओसीई आज अच्छा है ये मेरे लिए काफी नहीं है। मतलब आज आरओसीई अच्छा है तो मैं बिजनेस को नहीं खरीद लूंगा, आने वाले समय में और अच्छा हो सकता है कि आरओसीई, तो बिजनेस को खरीदूंगा। आज अच्छा हो या अच्छा ना भी हो तब भी चलेगा, आने वाले समय में ये कैसे और अच्छा हो जाएगा तो मैं इस बिजनेस को बाय करूंगा, क्लियर है। तो हम रेशो सीखेंगे लेकिन उसको तोड़कर ब्रेक डाउन करके सीखेंगे कि रेशो के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उन कंपोनेंट्स के मूविंग फैक्टर्स क्या क्या है, उन कंपोनेंट्स को कौन ड्राइव कर रहा है, आरओसीई को कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा, किस चीज की वजह से आरओसीई चेंज होता है या आरओई चेंज होता है या आरओए चेंज होता है। उन कंपोनेंट को सीखते हुए रेशो को सीखते हैं और उससे भी हम स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ग्रोथ रेशियोज, वैल्यूएशन रेशियो, फाइनेंशियल हेल्थ रेशियोज, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है या नहीं, तो सभी के अंदर कुछ कुछ रेशियोज है, वो सारे रेशियो हम सीखेंगे। वर्किंग कैपिटल रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो, तो रेशियो एनालिसिस के अंदर ये सब चलता रहेगा। ये दोनों चलेंगे, मान लो कि एक एक हफ्ता इसमें जाएगा, मतलब मॉड्यूल 1 के लिए 1 वीक, मॉड्यूल 2 के लिए मान लो 1 वीक, ठीक है। देन विल स्टार्ट विद मॉड्यूल 3 जिसमें बिजनेस एनालिसिस एंड मोट एनालिसिस हम सीखेंगे, क्लियर है। तो मतलब हम जिस बिजनेस को खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, क्लियर है, वो कैसा है, उसमें बाकी कंपनीज उस धंधे की कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बाकी कंपनीज का मार्जिन कैसा है, उसको हम कंपेयर करेंगे, उनके रेवेन्यू सेगमेंट्स क्या है, ज्योग्राफिकल एनालिसिस क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है धंधे के अंदर, मतलब मोट क्या है उसके पास, क्लियर। फिर वो बिजनेस की स्केलेबिलिटी क्या है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हम बिजनेस को अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो बिजनेस बड़ा बन सके वैसा है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस बड़ा बनेगा तो ही तो पैसा बनाएंगे ना।
अगर बिजनेस सेम साइज का ही रहेगा तो इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाएगा, प्रमोटर पैसा बनाता रहेगा, अगर सेम साइज का रहेगा तो स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसमें। और फिर इंडस्ट्री में कितना पोजीशन, क्या पोजीशन है उसकी, मार्केट लीडर पे है या नीश प्लेयर है या कमोडिटी बिजनेस है। तो ये सब हम किसमें सीखेंगे, इस सब की बातें करेंगे मॉड्यूल 3 में, बिजनेस एंड मोट एनालिसिस के अंदर। क्लियर। फिर फोर्थ हम सीखेंगे जितने भी रेड फ्लैग्स है, मतलब किसी कंपनी को खरीदने से पहले जो जो रेड फ्लैग्स आपको देखने चाहिए, वो सारे रेड फ्लैग्स आपको पहले यहाँ पर देखने हैं। तो रेड फ्लैग जितने भी है, जैसे टोटल 6-7 कंडीशन है रेड फ्लैग्स की, फ्रॉड डिटेक्शन की टेक्निक्स है 4-5, ठीक है, और कुछ रियल केस स्टडीज जो पास्ट में कुछ कंपनी ने फ्रॉड किए थे, उसको हम पहले से ही कैसे पकड़ सकते थे, या उसको हम पहले से ही उसमें से कैसे एग्जिट ले सकते थे बचकर, समझ कर कि हमने ये समझ लिया यहाँ पे कुछ तो फिशी लग रहा है, कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हम वहां से पहले से ही बच कर उसमें एग्जिट कैसे ले सकते थे, वैसे कुछ रियल केस स्टडी सीखेंगे। तो रेड फ्लैग्स को ढूंढना समझना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार सब कुछ अच्छा लगता है वो भी अच्छा नहीं है ना, सब कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए कई बार। मॉड्यूल 4 तक, यहाँ तक हम ये चीजें सीखेंगे। अब मॉड्यूल 5 क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, सबसे बड़ा मॉड्यूल होगा ये। तो ये सेक्टोरल एनालिसिस मॉड्यूल है। इसमें हम जितने भी मेजर सेक्टर है ना, जितने भी सेक्टर्स, जैसे उन सेक्टर्स के हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क सीखेंगे, मतलब कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री कैसे चलती है, तो उस सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ग्रोथ ड्राइवर क्या है, रिस्क, उस सेक्टर में रिस्क क्या है, उसके कौन से की रेशियोज है, उसमें कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, उस सेक्टर में क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, उनके ग्रोथ ड्राइवर। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बैंकिंग फाइनेंस मान लो एक सेक्टर है, फिर हेल्थ केयर, डिफेंस, फार्मा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी के अंदर रेलवे हो गया, पावर सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो सेक्टर एनालिसिस है यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ये वाला मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेक्टर में हम एक्चुअल में बिजनेस वो कैसे चल रहा है ये हम सीखेंगे। अगर कल उठकर मुझे कोई शिप बिल्डिंग वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, तो मुझे शिप बिल्डिंग का बिजनेस कैसे होता है, उसके क्या रॉ मटेरियल है, उसमें कौन कौन से नॉर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो शिप बिल्डिंग कितने कितने टाइम पर उसकी मरम्मत हो रही है, उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, आने वाले समय में गवर्नमेंट कितनी और शिप बिल्डिंग बनाने वाली है। अगर मुझे शिप बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे ये सब कुछ पता होना चाहिए। खाली फर्क इतना है कि मैं वो बिजनेस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे वो बिजनेस करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है बात। अगर मुझे कोई पावर ट्रांसमिशन कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे वो ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर बनाने आना चाहिए, बस खाली मैं वो बिजनेस नहीं करने वाला हूँ। तो ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, उसके अंदर की क्या क्या मान लो उसके रॉ मटेरियल्स है, मैं उसको किसको बेचूंगा, कौन से इंडिया के कौन से इलाके में ट्रांसफार्मर की डिमांड ज्यादा है, तो आने वाले समय में वो कंपनीज उस एरिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करे तो ज्यादा फायदा होगा। तो बिजनेस करने आपको सीखना है इस मॉड्यूल के अंदर। किसी केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे हमने एक्यूटास में इन्वेस्ट किया था, तो केमिकल बिजनेस करने आपको आना चाहिए। खाली फर्क ये है कि हमको बिजनेस करना नहीं है। अगर आपको केमिकल बिजनेस करने नहीं आता है, तो केमिकल बिजनेस करने नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखो आपने बहुत सारे फेमस कोट्स सुने होंगे। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है कि जिस बिजनेस को आप समझ पाते हैं उसमें इन्वेस्ट करो। ये सुना है सबने कोट, ये सुनो। यस सर। जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट लॉन्ग टर्म में बिलीव करता है, उन्होंने भी ये बोला है कि हम अपने आसपास जो चीजें यूज कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करो ना। तो सही बात है वो। तो सही बात है कि हम जिस चीज को समझ पा रहे हैं, जिस बिजनेस को हम समझ पा रहे हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो बिजनेस को हम समझ ही नहीं पा रहे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। सही बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हम समझने की प्रोसेस को हम बढ़ा नहीं सकते क्या? मतलब आज अगर मान लो मुझे 10 बिजनेस ही समझ में आ रहा है, तो ठीक है, आज तो मैं 10 बिजनेस में ही इन्वेस्ट करूंगा इन 10 सेक्टर में। लेकिन क्या मैं अपनी समझ को बढ़ा सकता हूं या नहीं? मैं अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन को बढ़ा सकता हूं या नहीं? क्या मैं ये कोशिश नहीं करूंगा कि मैं आज 10 से बाद में 15 बिजनेस को समझने की ट्राई करूं, 15 के बाद 20 को समझने की ट्राई करूं? इन्वेस्ट करो अलग ना करो अलग बात है, लेकिन मैं बिजनेस समझूंगा। फिर मुझे पसंद ना आया तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस होता कैसे है वो समझूंगा। तो 2.0 का कोर यही है, और कुछ है ही नहीं। बस आपको धंधा समझना है, वो बिजनेस कैसे हो रहा है। एक ईएमएस बिजनेस, एक सिरमा हमने जो इन्वेस्ट किया है वो ईएमएस करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। वो होता कैसे है, कौन उसके कंज्यूमर है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कितना माल चाइना से आ रहा है, ये सब देखो। कल उठ के अगर मान लो गवर्नमेंट ने चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया तो चाइना से रॉ मटेरियल आना बंद हो जाएगा, तो कंपनी नीचे गिर जाएगी प्राइस, राइट। तो आपको सारे मूविंग फैक्टर्स
मूविंग पैरामीटर पता होना चाहिए कि क्या होने पर मेरे बिजनेस में क्या असर होगा, ये सब पता होना चाहिए। और वो कब पता होगा, जब आपको बिजनेस करने आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक खरीदा 10 दिन में उसकी एग्जिट करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया मान लो इंटरनेशनली, या कुछ गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन या नया रूल लेकर आ गए, राइट, या प्रमोटर ने कुछ बोल दिया ऐसा कुछ मान लो, तो हमें एग्जिट करनी पड़ जाएगी 10 दिन में। तो ये कब होगा, जब आपको बिजनेस समझ में आ रहा है। बिजनेस नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। रियल एस्टेट, कंज्यूमर बिजनेस, एग्रीकल्चर, जो जिसमें भी इन्वेस्ट करना है वो धंधा समझ में आना चाहिए। उस हद तक समझ में आना चाहिए कि कल उठकर हमें वो बिजनेस स्टार्ट करना हो और हमारे पास बहुत पैसा हो तो हम वो स्टार्ट भी कर सके। हमारे पास बहुत पैसा नहीं है तो हम स्टार्ट तो नहीं करने वाले, लेकिन उस हद तक, उस लेवल तक हमें वो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो भी नया कोई कंपनी या नया बिजनेस मार्केट में आएगा, मान लो हमारे कोई स्कैन में, रडार में कोई नई कंपनी आ रही है जिसको हमने सेक्टर एनालिसिस में पढ़ा ही नहीं है, तो उस कंपनी को हम अलग से भी सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में वो कंपनी कहीं फिट ही नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर कर्नेक्स कहाँ फिट हो रहा है बताओ, रेलवे के अंदर। रेलवेज तो है, लेकिन रेलवेज में तो बहुत सारे और भी सब सेक्टर्स है। कोई रेलवे के डब्बे बना रहा है, कोई ट्रेन की पटरी बना रहा है, कोई रेलवे के कंपार्टमेंट बना रहा है ना, कोई अंदर के पंखे लगा रहा है, लाइट फिट कर रहा है। तो रेलवे की थीम के अंदर कितनी सारी कंपनियां हैं। अगर मुझे किसी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे वो बिजनेस समझना पड़ेगा। तो आपको मेनली बिजनेस समझना है। पहले हम सेक्टर्स समझेंगे, सेक्टर्स के बाद हम, अगर मान लो कंपनी का कोई और इन डेप्थ कोई नीश बिजनेस है सब सेक्टर के अंदर, उसके अंदर, तो हम उसको भी समझेंगे। बिजनेस समझ लिया, अच्छा लग रहा है, लेकिन कौन से भाव में खरीदना है। अच्छा बिजनेस भी महंगे भाव में खरीद लिया तो भी तो प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट क्लास होगा वैल्यूएशन मास्टर क्लास। वैल्यूएशन का क्लास होगा, 4-5 लेक्चर इसके होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। पास्ट स्टूडेंट को पता होगा कि हम वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। फ्यूचर्स की हम अर्निंग्स को पहले अज्यूम करते हैं या उसके एक एस्टिमेशन निकालते हैं, उसके हिसाब से भविष्य में ये कंपनी कहां तक पहुंचेगी अर्निंग्स के मामले में, और उसके हिसाब से आज इसकी मैं क्या वैल्यूएशन पे कर सकता हूं, उतना मार्केट कैप की वैल्यूएशन हम इसको निकालते हैं। तो वैल्यूएशन निकालने के बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे मतलब मेथड्स होती है, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ रूल्स भी होते हैं, 2-4 रूल्स भी है। तो वैल्यूएशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अच्छी कंपनी को सिलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किस प्राइस में खरीदना है ये आपको नहीं पता, तो हो सकता है कि आप महंगा बाय कर ले उसको। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, लेकिन ये मैंने आखिरी स्टेज पर रखा, क्योंकि अब तक हमने जो किया वो बिजनेस को समझने के लिए और उसको सस्ते वैल्यूएशन पर पकड़ने के लिए किया। कुछ रूल्स है, मैं आपको बता दूंगा, अगर वो फुलफिल हो रहे तो हम स्टॉक्स को बाय करेंगे, नहीं हो रहे फुलफिल तो हम बाय नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन टेक्निकल के अंदर वो सारी चीजें, जैसे एंट्री टाइमिंग, एंट्री की जगह क्या है, एंट्री की प्लेस, पोजीशन बिल्डिंग, पिरामिडिंग कब करनी है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सारा टेक्निकल के अंदर कवर होता है। फिर होगा पोर्टफोलियो बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपको कितनी पोजीशन बनानी चाहिए, अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफाइड रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, जिस कंपनी में ज्यादा कन्विक्शन है उसमें कितना इन्वेस्ट करना है, कम कन्विक्शन तो कितना इन्वेस्ट करना है। ऐसा ना हो कि आपके पोर्टफोलियो में मतलब हर कंपनी में सेम इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें ज्यादा कन्विक्शन है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 9th मॉड्यूल जो है वो मार्केट साइक्लिसिटी सीखते हैं हम। ये इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कि अगर आपने एक अच्छी बिजनेस वाली कंपनी को अच्छे प्राइस पे भी खरीद लिया, लेकिन आने वाले 1-1.5-2 साल के लिए इक्विटी मार्केट साइकिल ही अच्छी नहीं है, इक्विटी साइकिल ही अच्छी नहीं, मतलब इक्विटी 1.5-2 साल गिरने वाली है आने वाले साल में मान लो, तो हम कितनी भी अच्छी कंपनी खरीद ले, कितना भी अच्छा बिजनेस ढूंढ ले, सस्ते भाव पे खरीद ले, तब भी वो कंपनी गिरेगी ही, पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होगा उसमें। मार्केट साइक्लिसिटी में क्या है यहाँ पर कि कब इक्विटी मार्केट से हमें धीरे धीरे फंड्स को निकाल कर किसी और एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। 2-3 साल में, 4 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जब मार्केट से एग्जिट भी करना होता है, मतलब पूरी मार्केट से अलोकेशन कम करना होता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ बहुत महंगा होता है। तो मार्केट साइक्लिसिटी को समझना इंपॉर्टेंट है, कब साइकिल हमें आइडेंटिफाई करना है, कब एग्जिट करना है, और कब दोबारा री एंट्री करनी है, मतलब री इन्वेस्ट कब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनता है, मतलब इक्विटी एसेट क्लास के अलावा भी आप डेट में आपको कब शिफ्ट करना है अपने पैसे को, गोल्ड या कमोडिटी में कब शिफ्ट करना है, ये भी इसमें आप सीख लेंगे मार्केट साइक्लिसिटी के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल का एक पीरियड है, उसमें 2 साइकिल इक्विटी की बहुत अच्छी आई, लेकिन 3-4 साल इक्विटी के लिए खराब भी थे। तो अगर हम उन 3-4 साल को अगर बचा ले तो हम कहीं ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, और ये पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो मार्केट साइक्लिसिटी भी
इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ सीखने के बाद जो लास्ट मॉड्यूल होगा ये होगा हाउ टू रिसर्च। जो भी हम नई नई कंपनीज को सीखेंगे उसकी रिसर्च कैसे करनी है। हाउ टू रिसर्च पे 2 क्लास होंगे, शायद 1-2 क्लास होंगे, लेकिन उसी चीज को अप्लाई करने के लिए यहाँ देखो हाउ टू रिसर्च मतलब प्रेजेंटेशन कैसे पढ़े, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़े, कंपनी की DRHP आती है, RHP DRHP कैसे पढ़े, अनाउंसमेंट रेगुलर कंपनी की आती रहती है वो कैसे पढ़े, रिजल्ट को कैसे वैलिडेट करे, मतलब रिजल्ट जो आ रहा है वो कंपनी ने जो डिसाइड किया था, हमने जो एस्टिमेशन निकाला था उतने आ रहा है या उससे कम आया रिजल्ट। दूसरे लोगों की रिसर्च रिपोर्ट, हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर किसी और रिसर्चर ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली रहती है कई बार, तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो रिसर्च कैसे करनी है कंपनी की, इसकी क्लास होगी। और फाइनली 11th मॉड्यूल जो होगा वो लाइव केस स्टडीज होंगी, जिसमें हम रियल टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हमें जो बिजनेस अच्छे लग रहा है उस समय, उसको हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इस बैच में हम ऐसी 4-5-6 कंपनियां डिस्कस करेंगे। मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट उस समय जो हमें बिजनेस अच्छे लग रहे होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, खरीदना नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है क्लियरली, क्योंकि मैं लीगली कोई भी टिप या एडवाइस आपको नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो अपना एक ग्रुप बंद हो जाएगा कल। ठीक है, सेबी आकर ग्रुप बंद कर देगा हमें। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 11 मॉड्यूल हम 2 से 2.5 महीनों में सीखेंगे। 2 महीने बोल रहा हूँ, 2 महीने का क्लास है, लेकिन अगर 15 दिन एक्सटेंड करना पड़ा तब भी मैं करूंगा। क्लियर है? लेकिन ये सब कुछ हम सीखेंगे। एक हफ्ते में 4 क्लास होंगे, 2 क्लास फिर 1 दिन छुट्टी, फिर 2 क्लास, फिर सैटरडे संडे, ऐसा होगा, ताकि आपको होमवर्क करने का और जो सीखा उसको रिकॉर्डिंग के जरिए देखकर रिवीजन करने का भी टाइम मिले, उसको दिमाग में उतारने का टाइम मिले। ऐसा ना हो कि एक साथ बहुत सारा जमा हो जाएगा और आप फिर देख नहीं पा रहे। तो एक हफ्ते में 4 क्लास होंगे और 2-2.5 महीने तक ये क्लास चलेंगे, लाइव क्लास, और इसमें हम लाइव केस स्टडीज भी सीखेंगे। तो ये सब कुछ होगा। क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज से ठीक 15 दिन बाद। क्लियर है? क्या चीजें सीखने वाले हैं, आई होप सबको समझ में आ चुका है। ये चीजें हम सीखने वाले हैं। लास्ट बैच में हमने जो फीस रखी थी, जो लोगों ने पे भी किया था, दैट वाज 40,000, लेकिन उसमें एक लाइव मीटअप भी था और उसमें वो क्लास का ड्यूरेशन बहुत लंबा था। इस क्लास का ड्यूरेशन उतना हम लंबा नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम सेम इन्फॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट वे में, 2 महीने भी इनफ है, लेकिन हम 2.5 महीने तक भी इसको खींच सकते हैं। अगर मान लो कि पोर्शन अधूरा रहता है तो हम इसको 15-20 दिन या 1 महीना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपेंड कि हम सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, सिखाने में। तो 40,000 की बजाय ये क्लास 20,000 में होगा, क्योंकि आधा ड्यूरेशन, वो 3-4 महीने का क्लास था, 4 महीने का, तो ये टाइम आधा हो गया। तो यहाँ पर आपको आधी फीस पे करनी होगी, लाइव क्लास है। ओके, इसके पहले शायद आपने 15,000 के आसपास कुछ लोगों ने फीस पे करके रिकॉर्डिंग क्लास एनरोल किया होगा, तो वो रिकॉर्डिंग क्लास था, उसमें कोई लाइव सपोर्ट या लाइव लेक्चर नहीं हो रहे थे। ये पूरा क्लास लाइव है, सिवाय मैं अभी से आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि सेक्टर एनालिसिस के क्लासेस के कुछ टॉपिक्स के वीडियो, कुछ सेक्टर्स के वीडियो जो हमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, उसको आपको वीडियो फॉर्मेट में ही देखना पड़े। 8-10 वीडियो होंगे, तो हम उसको रिपीट में इसलिए पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हम उसको अगर रिपीट में ना पढ़ाए तो हम उसके बदले किसी नए सेक्टर को कवर कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो जो ट्रेडिशनल सेक्टर है ना, मान लो हेल्थ केयर सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर है या फार्मा है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, तो उनके अच्छे से 2-2.5 घंटे के वीडियोस हमारे पास है, वो आप वीडियोस उसको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा पूरा क्लास कंप्लीटली लाइव होगा, कंप्लीटली लाइव। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल लेक्चर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको दूं रिवीजन के लिए, वो आप देखेंगे, नहीं देखने अलग बात है, बाकी पूरा क्लास लाइव होगा। और पेमेंट करने के 2 मेथड्स होंगे। सबसे पहले, अगर आप इंटरेस्टेड है तो टोकन अमाउंट आपको 2 जून से पहले, यानी कि आज 31 मई है, 31 तारीख है, 2 जून यानी कि 2 दिन आपके पास है, डिसाइड कर लो 2 दिन में, 2 जून तक आपको 2,000 रुपये का टोकन अमाउंट पे करना है। और बाकी के, क्योंकि टोटल फीस 20,000 रुपये है, तो बाकी के 18,000 रुपये, बाकी के 18,000 रुपये आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, एक जून महीने में और एक जुलाई महीने में, यानी कि एक 10 जून को, एक 10 जुलाई को। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ 20,000 देने हैं, आपके पास भी वो लोड नहीं आ रहा, आपके ऊपर भी आपको धीरे धीरे पैसे देने हैं। फर्स्ट, पहला आप चेक कर लो कि आपको क्लास करना है कि नहीं करना है, तो टोकन अमाउंट देना है 2,000 रुपये। टोकन अमाउंट इसलिए बिकॉज हम अपने तरह से वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे कि कितने लोग हैं, तो हमें पता चल जाएगा, उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। और हमें भी जो स्टडी मटेरियल है वो सब रेडी करने में टाइम लगता है। ठीक है, 15 जून से क्लास स्टार्ट होगा, तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट 9 तारीख को
सॉरी 10 तारीख को आ जाएगा 9,000 रुपीज, और रिमेनिंग 9,000 आप 10 जुलाई को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपका 20,000 फीस पे होगा। और ये जो 10 जुलाई को जहां आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है, यानी कि जो पहले 9,000 पे करने हैं टोकन अमाउंट के बाद, वहां अगर आप पूरी फीस पे करना चाहते हैं तो आपका पूरा फीस फिर 16,000 ही पे करना है, फिर आपको 2,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 20,000 में 2,000 माइनस कर लो, तो आपने पहले 2,000 तो पे कर ही दिए थे, अब बचे 18,000, तो 18 में से आपको 2 और माइनस करके फिर खाली 16 ही पे करना है, तो आपकी फीस उसमें 18,000 हो जाएगी। आप जैसे पे करना चाहते हैं वैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास 15 जून को स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको एक्टिव इन्वेस्टिंग सीखनी है वो इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और जिनको नहीं सीखनी है, वो कार चलाने के लिए ड्राइवर रखना है, तो फिर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, लेकिन इसको सीरियसली लीजिए। ये वो खेलने वाली चीज नहीं है कि हम खेल खेल में देख लेंगे कितना बनता है पैसा, वो सब नहीं है, इसमें सीरियसली पैसा बनता है। तो आप वैसे डिसीजन बनाइए, आपके पास दोनों पेमेंट ऑप्शन है, और क्लास 15 जून को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो मॉड्यूल्स है 11 मॉड्यूल्स, कम 10 मॉड्यूल है, और 11वें मॉड्यूल में हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करेंगे, कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनको हमने टेक्निकली कैसे सिलेक्ट किया, फाइनेंशियली उसके अंदर क्या देखा, बिजनेस में हमको क्या अच्छा लग रहा है, वो सब हम देखेंगे। 11वें मॉड्यूल में हम कंपनी की एंट्री प्राइस, टारगेट, वो सब नहीं बताएंगे, ये वो एडवाइजरी नहीं है, कोई टिप नहीं दे रहे हम कि इसको खरीद लो, ये एंट्री प्राइस है, ये देखो यहाँ टारगेट निकल, वैसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है और वैसे हम करना भी नहीं चाहते। हम कोर बिजनेस में ही जाएंगे कि इस बिजनेस में हमें क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने पहले वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास लिया हुआ है कैलाश जी, उन्होंने जो भी अमाउंट में क्लास लिया है उसका डिफरेंस अमाउंट पे करके आप लाइव में जुड़ सकते हैं, जैसे भी आपको पे करना है। तो डिफरेंस अमाउंट आपको जो करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो डिफरेंस अमाउंट आपको 20,000 से कंपेयर करना है। तो 20,000 माइनस आपने जो भी, मान लो पहले 15,000 पे किए होंगे, तो 5,000 रुपये मान लो आपका डिफरेंस आया, तो 5,000 देके आप लाइव में जुड़ सकते हैं। क्लियर है? वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग लिया था उनके लिए ये फीस रहेगी। जिन्होंने लास्ट ईयर 40,000 रुपए पे करके लाइव अटेंड किया था, उनके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं है, वो डायरेक्टली भी बिना कोई फीस रिवीजन के लिए इस बैच में आ सकते हैं। क्लियर? वीडियो रिकॉर्डिंग वाले को 20,000 में डिफरेंस माइनस करना है, जितना भी आपने उस समय फीस पे किया था। और जो फ्रेश स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए मैंने बताया क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। फीस एक साथ पे नहीं करनी है, तो आपके पास 2 महीने में फीस पे करने के ये ऑप्शन है, 2,000, 9,000, 9,000 आराम से पे करिए, ठीक है। हाँ निकिता जी, अगर कोई लाइव क्लास मिस होता है तो सारे ही क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, और वो उस वीक के वीकेंड में सारे ही क्लास अपलोड हो जाएंगे आपके फोल्डर में। आपके पास एक फोल्डर आएगा आपके ईमेल एड्रेस पर, उसमें अपलोड हो जाएगा, आप वीकेंड में उसको देख सकते हैं। दूसरा, क्लास का जो टाइम होगा वो शाम को 8:30 बजे का होगा। अगर कभी कभार आधा घंटा लेट होगा तो 9 बजे स्टार्ट होगा। क्लास शाम को हर रात को 8:30 बजे स्टार्ट होगा, और 1.5 घंटा क्लास चलेगा एवरी इवनिंग, 8:30 से 10 या 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है अगर डाउट्स हो रहा है तो, बट मिनिमम 1.5 घंटे का क्लास होगा एवरी इवनिंग, और हफ्ते में 4 क्लास होंगे इसके। क्लियर है? कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, यस एनीबॉडी। हाँ, दूसरा कि मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं आपको 5 केस स्टडीज बताऊंगा, यानी कि 5 कंपनीज बताऊंगा, लेकिन वो अगर मान लो उस समय में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम 6, 7, 8, 10 कंपनी से भी जा सकते हैं। और ये क्लास 2-2.25 महीने में कॉन्सेप्ट तो हो जाएंगे, 2-2.5 महीने में, लेकिन उसके बाद भी ये 1 आध महीना एक्सटेंड हो सकता है। हम नई नई कंपनीज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब हो सकता है उसमें। तो मतलब मान लो 3-4 महीने तक भी ये क्लास जा सकता है। इसीलिए हम अगला क्लास इस साल स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, फिर अगले साल हम मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर पाएंगे अगला क्लास। बाकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरी या हमारी टीम की, तो आप वहां पर मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो ये देखो मेरा नंबर है, यहाँ पर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपका संडे 1.5-2 घंटे का टाइम निकाल कर क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इजीक्विटी टीम की तरफ से हैप्पी वीकेंड सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू जी।